हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 66 ऑफ 1000 MCQ सीरीज़। जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की है उसका रहने वाला है पार्ट 66। इससे पहले के पार्ट 1 टू पार्ट 65 की जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस हुए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 66 को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन। ये एक टर्म है। स्टैगफ्लेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, क्या मीनिंग होता है स्टैगफ्लेशन का। देखो, एक होता है आपका इन्फ्लेशन वर्ड, आपने सुना है, ठीक है। वो तो होता है कि प्राइजेस हाई हो रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है स्टैगफ्लेशन। तो जो स्टैगफ्लेशन है, आपको ऑप्शन दिया है स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर प्राइजेस या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी प्रोसेस है या फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम हो रही है, यानी कि स्लो हो रही है, डाउन जा रही है, या फिर आप कह सकते हो स्लोअर। स्लोअर मतलब कम है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। और हायर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, बेरोज़गारी, और प्राइजेस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कब कब होता है, आपने अभी देखा था हमारी कोविड की सिचुएशन आई थी। कोविड आया था, कोरोना, उस पर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी, ठीक है, प्राइजेस चीज़ों के ज़्यादा हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, ये तीनों नेगेटिव्स ही हैं, एक टाइप की। ये नेगेटिव है, प्राइस हाई हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, तो ये नेगेटिव है। तो इन कॉम्बिनेशन का, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, स्टैगफ्लेशन। आई होप आपको स्टैगफ्लेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आप लोगों के ये नॉट करेक्ट वाले, नॉट ट्रू वाले, या कौन सी ट्रू है कौन सी ट्रू नहीं है। एक तो आपने नॉट वर्ड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आपका आंसर आते हुए भी आपका गलत हो जाए, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपने तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि प्रोस्पेक्टिंग इज द सेकंड स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस। यहाँ पे बात हो रही है, ये क्वेश्चन रिलेटिंग है सेलिंग प्रोसेस से, और उसका एक स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। तो अब जो प्रोस्पेक्टिंग होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप होता है सेलिंग प्रोसेस का। मैं आपको सेलिंग प्रोसेस पे भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगी और डिटेल में भी आपको सेलिंग प्रोसेस करवाऊंगी, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेसेस हैं आपके कॉमर्स में, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्टेप है, उनको सीक्वेंस में लगाओ, उस स्टेप की डिटेल पूछी जा सकती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट वाली हमारी करेक्ट नहीं है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बट हम बाकी भी पढ़ेंगे। देखो, इस पे लिखा है ना फर्स्ट वाले में प्रोस्पेक्टिंग इज द सेकंड स्टेप। नो, आपको पता होना चाहिए सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज की सेल्स प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आते हैं। तो पहला स्टेप हमारा प्रोस्पेक्टिंग होता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें आपको सीक्वेंस बताऊंगी प्रॉपर, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के कौन कौन से कस्टमर हो सकते हैं। पोटेंशियल कस्टमर यानी कि जो अभी है नहीं, हो सकते हैं। तो बिल्कुल यही होता है प्रोस्पेक्टिंग। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बतानी है। नेक्स्ट है द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज टू डेवलप अ डाटा बेस ऑफ लाइकली कस्टमर एंड देन सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट विद दैम इन दी होप्स ऑफ कन्वर्टिंग दैम फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर टू करेंट कस्टमर। यही होता है प्रोस्पेक्टिंग का। हमारा मोटिव क्या होता है, जो भी लाइकली कस्टमर है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के कस्टमर बन सकते हैं, उनका डाटाबेस डेवलप करना, फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना, ताकि हम उनको पोटेंशियल से करंट कस्टमर में चेंज कर सकें, ठीक है। ये दोनों करेक्ट हैं। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। सीधा फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ऐसी है, क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखा होता तो सही होता। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द सेकंड स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके,
So the next question is, arrange the following steps related to selling process in proper sequence. ठीक है, आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया था. अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सेलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से पता चल जाएंगे. ठीक है, और आपको हमेशा ये प्रोसेस वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं. इनके सीक्वेंस जो हैं आपके पेपर में आ जाते हैं. ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर हम उनको प्रॉपर स्टेप्स में अरेंज करेंगे. ठीक है, पहले आपको दिया हुआ है प्रोस्पेक्टिंग. ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, प्रोस्पेक्टिंग ही फर्स्ट स्टेप होता है. अभी मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर मतलब अपने पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढते हैं कि कौन कौन से हमारे हो सकते हैं कस्टमर इसके. ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस के. दूसरा स्टेप भी सही दिया हुआ है यहाँ पे. दूसरा स्टेप होता है हमारा प्री अप्रोच या फिर प्रेपरेशन. फिर उस कस्टमर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालना, इसके जैसे कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, ये सब कुछ होता है. अब थर्ड स्टेप यहाँ प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये नहीं होगा थर्ड स्टेप. हैंडलिंग ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा. अप्रोच, प्री अप्रोच के बाद जो है हमारा थर्ड होगा अप्रोच. जब हम कस्टमर को क्या करेंगे, कस्टमर से मतलब मिलेंगे और फिर उसको प्रेजेंटेशन करेंगे. ये बाकी डिटेल में मैं आपको स्टेप जरूर करवाऊंगी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको जस्ट स्टेप्स के नेम बता रही हूँ कि कौन सा स्टेप कब आता है. ठीक है, इनके डिटेल में आपको एक वीडियो बना दूंगी. उसके बाद प्रेजेंटेशन आप दोगे, फिर उनके कोई ऑब्जेक्शंस है वो हैंडल करोगे, फिर क्या करोगे आप क्लोजिंग कर दोगे सेल की. फिर फॉलोअप जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस वगैरह, इनका रिव्यू मांगना, ये सब कुछ होगा. ठीक है, तो अब आप ये देखिए को कि हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे. देखो 1 तो सही है, 2 भी सही है. थर्ड स्टेप कौन सा है, फिफ्थ वाला. ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ वाला है. फिर फोर्थ स्टेप कौन सा है, थर्ड वाला. उसके बाद जो है आपका है जो हमारा फिफ्थ स्टेप बनता है वो 4 बनता है, और 6 और 7 सेम है. तो ये आपको देख रहे हो आप, ये वाला 1 2 5 3 4 6 7 ये प्रॉपर सीक्वेंस बनता है. ये हमारे थर्ड वाले में दिया हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में. तो हमारा आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये देखो, प्रोस्पेक्टिंग क्वालिफाइंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, प्रेपरेशन या फिर प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग द सेल और फॉलो अप. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैब स्टैंड्स फॉर फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स. देखो ये सेलिंग में ही यूज होता है, एक टर्म है फैब. ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपको बताना है ये दोनों सही हैं या एक सही है, ये आपको बताना है. देखो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, अब जैसे अगर किसी ने नहीं सुना है तो इसका प्रॉपर आपने नोट्स में ऐड कर लेना है कि फैब का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किस लिए यूज़ की जाती है. ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन को इसलिए डिटेल में करवा रही हूँ ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो जाए, और जो आपके लिए नई है चीज़ वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें. ठीक है, और आपको ये भी पता चले MCQs को हमने कैसे अटैम्प्ट करना है. देखो फैब स्टैंड्स फॉर फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, बिल्कुल करेक्ट है. F स्टैंड्स फॉर फीचर्स, A स्टैंड्स फॉर एडवांटेज, B स्टैंड्स फॉर बेनिफिट्स. ठीक है, ये सही है, ये यूज़ की जाती है अप्रोच. फैब फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स बताए जाते हैं प्रोडक्ट के. ठीक है, ये सर्विस के. A fab statement is explaining the feature, what it does and how that benefits the prospective client. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने प्रोडक्ट कैमरा बेचना है. ठीक है, अब फीचर्स भी उसके मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें इतने मेगापिक्सल इसकी आप खींच सकते हैं फ़ोटो, इतना ये जूम हो सकता है. ठीक है, व्हाट इट डज़. अब व्हाट इट डज़, देखो यहाँ पे तो पहले फीचर में तो ये बताऊँगी कि ये जूम लेंस है इसमें. ठीक है, ये सब कुछ बताऊँगी. व्हाट इट डज़, अब मैं इसमें ये बताऊँगी कि इतना जूम इसमें आप कर सकते हो, इतने मेगापिक्सल ये आपको एडवांटेज देगा. ये एडवांटेजेस हो गए. और हाउ, अब बेनिफिट में आएगा कि क्लाइंट के लिए इसका क्या बेनिफिट है. अब हम क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आप ये इसका इतने मेगापिक्सल है तो आपकी फ़ोटो फटेगी नहीं, मतलब कितना भी जूम कर लो, और इस पर आप काफ़ी जूम करके भी फ़ोटो खींच सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी कि मैंने कैमरा के फीचर बताए, एडवांटेजेस कि क्या वो कर सकता है और इसका आपके लिए क्या बेनिफिट है, ये तीनों चीज़ें यूज़ की, तो ये फैब अप्रोच हो गई. ठीक है, तो ये आपकी तीनों दोनों स्टेटमेंट, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 2 स्टेटमेंट है। देखो आपका क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में आए, स्टेटमेंट्स में आए, नॉट ट्रू, मैच द फॉलोइंग, प्रॉपर सीक्वेंस, बात ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, लिक्विडिटी रेशियोज डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मैनेज इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। बिल्कुल, जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो लिक्विडिटी रेशियोज डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मैनेज इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, बिल्कुल करेक्ट है ये वाली। सेकेंड देखिए, सॉल्वेंसी रेशियोज आर यूज टू मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। ये भी बिल्कुल सही है कि सॉल्वेंसी रेशियो का यूज़ किया जाता है लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए और सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज आर यूज टू मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स, ये बिल्कुल सही है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो लिक्विडिटी रेशियो का एग्जांपल बताएंगे, कौन सा होता है लिक्विडिटी रेशियो, कोई भी एक बताएंगे, एक आप मुझे सॉल्वेंसी रेशियो का बताएंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज। एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्राइस कॉस्ट मार्जिन, कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका आंसर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इससे पहले आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।